प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सत्र 2022-24 के प्रथम वर्ष की जो परीक्षा होने वाली है वर्ष 2023 में। इस फर्स्ट ईयर के पेपर कोर्स कोड 3 अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग, जिसे हम अधिगम और अध्यापन कहते हैं, इस कोर्स पर आधारित VVI क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूँ तो यह क्वेश्चन जो सेट बनाया गया है बिहार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षुओं को ध्यान में रख करके, परंतु जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि यह जो सिलेबस बनाई गई है NCT के द्वारा निर्धारित की गई है, वैसी स्थिति में पूरे भारतवर्ष में जो भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के तहत ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस उपयोगी हो सकते हैं। और हमारा यह क्वेश्चन VVI ज़रूर है, परंतु हमने यह प्रयास किया है कि किस तरीके के क्वेश्चन किस पोर्शन से बनते हैं उसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इसलिए हो सकता है कि कुछ आपको देखने में लगे कि सर क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है या क्वेश्चन का आकार बड़ा है, तो आप इसके घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास कई बच्चों ने कमेंट्स में भेजा है कि सर आपके प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा है और प्रश्नों की लंबाई चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लंबा इसलिए हो रहा है कि मैं कोशिश यह करता हूं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। कैसे प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को कैसे घुमा करके आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इस सेट को तैयार किया हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमने क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उस पर सेट किया हुआ है, न कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं इस पर हमने सेट किया हुआ है। तो हमारे बहुत सारे छात्र छात्रा प्रशिक्षु जो हैं घबरा जाते हैं कि सर क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, इस बात का आप धैर्य के साथ रहें और वीडियो को आखिरी तक आराम से देखें, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं है, बल्कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं यह हमने समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह जो पेपर आपका C3 है यह टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 80 नंबर की थ्योरी होंगी और 20 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं। टोटल मिलाकर के 100 नंबर का यह पेपर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह जो 100 नंबर का पेपर है, इसमें 80 नंबर की जो आपकी थ्योरी पोर्शन है, इसके लिए आपके सिलेबस में पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है। एक चीज़ और बताते चलता हूँ कि यह जो 5 यूनिट में आपके सिलेबस बांटे गए हैं, हर यूनिट से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे उसमें से किन्हीं एक प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो इसीलिए यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि 5 यूनिट में लगभग आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चनों की संख्या दी हुई है वह ज़्यादा नहीं है। एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे। हमने एक अनुमान के आधार पर यह बताया हुआ है कि एक यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, किस तरीके के आते हैं क्वेश्चन, इसी को हमने दर्शाने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर क्वेश्चन ज़्यादा है या क्वेश्चन लंबा ज़्यादा है या क्वेश्चन का पैटर्न लंबा है। ऐसी बात नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपके हर सेट से 2 क्वेश्चन पूछने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, प्रश्न कैसे आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ी क्वेश्चन लंबी जैसी लग रही है। धीरे धीरे आराम से इसको वीडियो के आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो जिससे कि आपसे परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यह मैं कतई नहीं कह सकता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा प्रयास है आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिला को बढ़ाते हुए कि यूनिट 1 में आपके पास जो प्रश्न संख्या 1 है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि वह क्या कहता है। वह कह रहा है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या पहला है यूनिट 1 से कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम की प्रकृति की विवेचना करें, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों की व्याख्या करें। इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर अधिगम पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की प्रकृति की विवेचना करें, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों की व्याख्या करें। इस तरीके से यूनिट 1 का आपका अधिगम से क्वेश्चन पूछता है। इसी से एक और क्वेश्चन है जो कि आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसे कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें वागोत्स्की और थार्नडाइक
वाइगोत्स्की और थॉर्नडाइक का जो अधिगम पर आधारित सिद्धांत है उसकी व्याख्या करें तथा इसकी उपयोगिता के बारे में बताना है। अर्थात इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है बच्चे के ऊपर कब, कहाँ और कैसे लागू होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यह परीक्षा में आपका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा प्रश्न इसी से बनता है, यह है यूनिट 1 का है, वह कि अधिगम के निर्माणात्मक उपागम क्या हैं, वर्तमान शैक्षिक परिवेश में इस उपागम की प्राथमिकता की विवेचना करें। फिर से रिपीट करता हूँ, अधिगम के निर्माणात्मक उपागम क्या हैं, वर्तमान शैक्षणिक परिवेश में इस उपागम की प्राथमिकता की विवेचना करें। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीखने की व्यवहारवादी सिद्धांत अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया को स्पष्ट करें। फिर से रिपीट करता हूँ, सीखने की व्यवहारवादी सिद्धांत अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया को स्पष्ट करें। शैक्षिक उपयोगिता की विवेचना करें। क्या करें? शैक्षिक उपयोगिता की विवेचना करें। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि तीसरा प्रश्न है, सीखने की व्यवहारवादी सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया को स्पष्ट करें, और इसी में है कि शैक्षिक उपयोगिता की विवेचना करें। प्रश्न संख्या 4 कहता है, वह है कि विभिन्न अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत की उनकी शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या करें। फिर से रिपीट करता हूँ, चौथा प्रश्न है यूनिट 1 का, वह है कि विभिन्न अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत की उनके शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या करें। इस प्रकार क्या हुआ, यूनिट 1 हमारा पूरा होता है। अब यूनिट 2 में हम बढ़ते हैं। यूनिट 2 में हमारा प्रश्न क्या कहता है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। यूनिट 2 कहता है, आपका प्रश्न आपको जैसा कि शुरू में मैंने बताया है कि हर एक यूनिट से आपके 2 प्रश्न आएंगे और उसमें से एक का जवाब देना है। मैंने कोशिश किया है कि प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। यह नहीं कहा जा सकता है कि यही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप इस चीज़ की तैयारी करके जाएं जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न न छूट सकेगा। यूनिट 2 का प्रश्न संख्या 1 कहता है कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। क्या है? अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। और इसी में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व का वर्णन करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व का वर्णन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। फिर से रिपीट करता हूँ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें और अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझाएं। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें, अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित करें तथा इसके विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझाएं। इसी में आपका फिर से तीसरा प्रश्न है, यूनिट 2 का तीसरा प्रश्न है, अवधारणा और स्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। अवधारणा और स्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कक्षा शिक्षण में इन कारकों की क्या भूमिका है। कक्षा शिक्षण में इन कारकों की क्या भूमिका है। चलिए इस प्रकार यूनिट 2 आपका पूरा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 में। जो हमारे पास है वह प्रश्न यह कहता है कि व्यवहारवादी, मानवतावादी तथा रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्निहित मान्यताओं में तुलना करें। फिर से रिपीट करता हूँ, प्रश्न संख्या 1 है, व्यवहारवादी, मानवतावादी तथा रचनावादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्निहित मान्यताओं में तुलना करें। अर्थात इन तीनों को आपको तुलना करना है। प्रश्न संख्या 2 है यूनिट नंबर 2 का, वह है कि शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अधिगम की सुगमता एवं प्रबंधन में शिक्षण की भूमिका का विश्लेषण करें।
अधिगम शिक्षण की भूमिका का विश्लेषण, शिक्षण की भूमिका का विश्लेषण भूमिका का विश्लेषण करें। उसी में है कि शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित करें, शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित करें तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं की विस्तृत रूप में समझाएं। शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित करें तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप में समझाएं। तीसरा प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का, वह है कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सुगमकर्ता और छात्रों का वास्तविक मित्र होता है, स्पष्ट करें। फिर से रिपीट करता हूँ, आप कहाँ तक सहमत हैं कि शिक्षक एक परामर्शदाता, सुगमकर्ता एवं छात्रों का वास्तविक मित्र होता है, स्पष्ट करें। इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, वह यह है कि एक प्रभावी शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसकी व्याख्या करें। एक प्रभावी शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसकी व्याख्या करें। और इसका चौथा सवाल है कि सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग का वर्णन करें। सीखने के सिद्धांतों के शैक्षिक उपयोगों का वर्णन करें। उसके बाद है कि सीखने की प्रकृति को संक्षेप में समझाएं तथा सीखने की प्रक्रिया के 5 गौण नियमों की उल्लेख करें। फिर से रिपीट करता हूँ, यह यूनिट नंबर 3 का आखिरी प्रश्न है। सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोग का वर्णन करें, सीखने की प्रकृति को संक्षेप में समझाएं तथा सीखने की प्रक्रिया के 5 गौण नियमों का उल्लेख करें। इस प्रकार यूनिट 3 हमारा पूरा होता है। यूनिट नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं कि क्या है यूनिट 4 में। यूनिट 4 में कहा गया है, पहला जो हमने अपने आधार पर जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वह यह है, इकाई योजना की विशेषताओं, महत्व और उपयोगिता का वर्णन करें। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है, अपने शब्दों में व्याख्या करें। फिर से रिपीट करता हूँ, इकाई योजना की विशेषताओं, महत्व और उपयोगिता का वर्णन करें। शिक्षक एक योजनाबद्ध गतिविधि है, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। यह है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियों और उनके प्रयोग की विवेचना करें। प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियों और उनके प्रयोग की विवेचना करें। इसी पर एक और प्रश्न बनता है, वह है कि शिक्षण की प्रदर्शनात्मक तथा खोज विधि के बीच तुलना करें। शिक्षण की प्रदर्शनात्मक तथा खोज विधि के बीच तुलना करें। प्रश्न संख्या 2 पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 3 है यूनिट नंबर 4 का। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सीखने के संसाधनों से क्या अभिप्राय है। सीखने के संसाधनों से क्या अभिप्राय है। आप अपने पाठ शिक्षण के लिए उचित सीखने के संसाधनों का चुनाव कैसे करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, सीखने के संसाधनों से क्या अभिप्राय है। आप अपने पाठ शिक्षण के लिए उचित सीखने के संसाधन का उपयोग अर्थात चुनाव कैसे करेंगे। इस प्रकार आपका यूनिट नंबर 4 भी पूरा हुआ। 5वां और आखिरी यूनिट है, वह है कि पहला प्रश्न है, सूक्ष्म योजना या पाठ योजना को परिभाषित करें और इसके निर्माण के पदों को विस्तार से समझाएं। फिर से रिपीट करता हूँ, सूक्ष्म योजना तथा पाठ योजना, सूक्ष्म योजना तथा पाठ योजना को परिभाषित करें एवं इसके निर्माण के पदों को विस्तार से समझाएं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वह है कि कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन क्या है। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेश क्या है। कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, विस्तार से समझाएं। कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशनों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, विस्तार से समझाएं। और तीसरा प्रश्न जो है इस यूनिट 4 का 5th का और आखिरी है, वह है कि शिक्षण की विभिन्न
रणनीतियों की व्याख्या करें। शिक्षण की विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या करें। शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं? शिक्षण के प्रयोग और अभ्यास का क्या महत्व है? शिक्षण की प्रविधियों का वर्णन करें। शिक्षण की विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या करें। शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं? शिक्षण के प्रयोग और अभ्यास का क्या महत्व है? और एक इसी से मिलता हुआ प्रश्न बनता है, वह है कि कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें। कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें। तो बच्चों, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, प्रशिक्षुओं, यह जो आपका यूनिट 1, 2, 3, 5 था, यह इस प्रकार से पूरा हुआ। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि हर एक यूनिट से, अर्थात 5 यूनिट से आपके 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं एक प्रश्नों का जवाब देना है। हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से यह प्रयास किया है कि किस तरीके के प्रश्न इससे आपके लिए परीक्षा में बनेंगे, वह आपको समझना चाहिए। इसके पैटर्न को आप समझते हुए यदि अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। यह पूर्णतः आपको मैं विश्वस्त करना चाहता हूँ। यह अब आगे आपकी जिम्मेवारी है कि इस 80 अंक को प्राप्त करने के लिए आप किस तरीके से अपनी तैयारी को पूरा रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 में दिए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे तथा आप अपनी तैयारी को पूरा करेंगे, जिससे यह 80 नंबर का जो पेपर है आप अच्छे से पूरा का पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ईयर के और कुछ पेपर हैं तथा सेकेंड ईयर की जो और आने वाली परीक्षाएं हैं, उसकी भी आपके प्रमुख प्रश्न उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके अपनी परीक्षा की तैयारी करें तथा जो कुछ भी आपके साथ पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्या हो, हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्या को रखें, जिससे कि मैं आपकी समस्या को प्रयास करूं कि आपकी समस्या दूर हो सके। और कमेंट्स बॉक्स में जब आप लिखेंगे प्रश्न तो आपकी समस्या हो सकती है और भी छात्रों के साथ हो, उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। इसी उम्मीद के साथ कि फिर अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से एक नई टॉपिक पर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।